चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। और सबसे पहले टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं कि बहुत सारी कंपनी जो है पूरे दुनिया भर में, पूरे ग्लोब में, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कोई इंडियन कंपनी है और वो अपना अगर बिजनेस बहुत एक्सपांड कर चुका है तो वो क्या करता है कि इंडिया में तो अपना कंपनी रखता ही है और साथ ही साथ अलग अलग जगह पे ब्रांचेस ओपन करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो कि कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, और हम इसका नाम ले लेते हैं XYZ लिमिटेड, कि XYZ लिमिटेड करके इंडियन कंपनी है। अब मान लो इन्होंने अपना बिजनेस बहुत एक्सपांड कर लिया इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा हो गया इनका कंपनी। तो XYZ लिमिटेड ने क्या किया, तो अलग अलग कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपना ब्रांच ओपन किया, अपना ब्रांच ओपन किया अलग अलग प्लेस पे जाके। मान लो इन्होंने एक ब्रांच ओपन किया यूएसए में, एक ब्रांच ओपन किया मान लो इंग्लैंड में, एक ब्रांच ओपन किया मान लो साउथ अफ्रीका में। तो अलग अलग प्लेस पे जाके इन्होंने अपना अलग अलग ब्रांचेस ओपन किया। अब जो भी कंपनी जिस कंट्री का भी होता है नॉर्मली अपना हेड ऑफिस वहीं पे रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये XYZ लिमिटेड इंडियन कंपनी है तो XYZ लिमिटेड का जो हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस वो नॉर्मली होगा इंडिया में, चाहे वो कहीं पे भी हो, इंडिया में कोई भी जगह पे हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो। और जो उसके ब्रांचेस होंगे वो अलग अलग जगह पे होंगे। मान लो उसका एक ब्रांच यूएसए में है, एक ब्रांच इंग्लैंड में है, एक ब्रांच साउथ अफ्रीका में है। ऐसे ही करके वो अलग अलग कंट्रीज में जाके अपने ब्रांचेस ओपन कर सकता है। तो बहुत से कंपनी ये करती है, जैसे मान लो कोई यूएसए बेस्ड कंपनी है तो मान लो यूएसए में उसका हेड ऑफिस है और उसने अपना ब्रांच ऑफिस अलग अलग कंट्रीज में ओपन करके रखा है। कि मान लो इंडिया में एक ब्रांच ओपन किया, एक ब्रांच ओपन कर लिया श्रीलंका में, एक ब्रांच ओपन कर लिया पाकिस्तान में। तो मान लो अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे उन्होंने अपना ब्रांचेस ओपन किया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी कंट्री है या जो भी कंपनी जिस भी कंट्री का है, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड इंडियन कंपनी है तो XYZ लिमिटेड का हेड ऑफिस कहां पे होगा, इंडिया में। लेकिन जो उसके ब्रांच है यूएसए में, जो उसका ब्रांच है इंग्लैंड में, जो उनका ब्रांच है साउथ अफ्रीका में, तो वो सबको बोलते हैं ब्रांच ऑफिस। मतलब वहां पे भी उनका एक ऑफिस होगा, लेकिन उस ऑफिस को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफिस। उसको हम हेड ऑफिस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस कोई भी एक ही जगह पे होगा, बाकी सब ऑफिस को हम बोलेंगे ब्रांच ऑफिस। तो मान लो कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड इंडियन कंपनी है, तो इंडिया में उसका हेड ऑफिस है और उसके ब्रांचेस जो है वो ब्रांचेस उसने अलग अलग जगह पे ओपन करके रखा है और हर ब्रांच के पास जो ऑफिस होगा उस ऑफिस को हम बोलेंगे ब्रांच ऑफिस। अब हमारा जो पूरा टॉपिक है ये फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, ये इसी के ऊपर है, हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच में, कि हेड ऑफिस और ब्रांचेस की वजह से ही ये नाम बना है, टॉपिक बना है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। अब ऐसा हुआ कि मान लो ये जो XYZ लिमिटेड है इसका हेड ऑफिस कहां पे है, इंडिया में, ठीक है। अब इसका हेड ऑफिस इंडिया में है, हर कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है। जो हमारा इंडिया है तो इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीस, इंडिया का करेंसी है रुपीस। उसी तरीके से जो यूएसए है इनका करेंसी क्या है, तो इनका करेंसी है डॉलर। मतलब वहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं डॉलर में होते हैं। इसी तरीके से जो इंग्लैंड है वहां पे होता है कि तुम्हारा यूरो में ट्रांजैक्शंस की, जो यूरो होता है उसमें वहां पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हर कंट्री के अंदर अलग अलग करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपीस है, यूएसए में डॉलर है, इंग्लैंड में यूरो है। ऐसे करके बहुत सारे दुनिया में भर में कंट्री है और उसके अलग अलग करेंसी है। अब ये जो XYZ लिमिटेड था जिसका हेड ऑफिस इंडिया में था, और जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, हेड ऑफिस कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, ये जो हेड ऑफिस है ये कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो ट्रांजैक्शन किस में होगा, रुपीस में, ठीक है। मतलब खरीदेगा बेचेगा तो सब रुपीस में खरीदेगा, रुपीस में बेचेगा। लेकिन यही XYZ लिमिटेड का जो इसका ब्रांच ऑफिस है कहां पे, यूएसए में, तो जो इसका ब्रांच ऑफिस यूएसए में है, यूएसए में कौन सा करेंसी चलता है, डॉलर। तो वो जो ब्रांच ऑफिस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, ब्रांच ऑफिस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो ट्रांजैक्शन किसमें करेगा, डॉलर में, ठीक है। वही अगर कोई ब्रांच अगर इंग्लैंड में है तो वहां पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो अपने करेंसी में करेगा, कि मान लो यूरो में, ठीक है। तो जहां जहां पे जिस जिस कंट्री में ब्रांचेस होते हैं तो ब्रांच अपने अपने करेंसी के हिसाब से अपना ट्रांजैक्शन करता है।
तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट इसी पे है, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। तो हमने जो एग्जांपल लिया, हमने कंपनी का नाम क्या लिया, XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड का हेड ऑफिस कहां पे, इंडिया में। तो हेड ऑफिस इंडिया में है, तो ये कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो किसमें करेगा, रुपीस में। लेकिन जो इसका ब्रांच ऑफिस है, जैसे एक ब्रांच है यूएसए में, एक ब्रांच है इंग्लैंड में, एक ब्रांच है साउथ अफ्रीका में, तो ये लोग जो ब्रांचेस है, ये अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो किसमें करेंगे, रुपीस में। नहीं, ये रुपीस में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ये अपना ट्रांजैक्शन किसमें करेंगे, जैसे यूएसए में अगर कोई ब्रांच है तो वो अगर कुछ भी खरीदेगा या कुछ भी बेचेगा या कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा बिजनेस में, तो वहां के करेंसी के हिसाब से करेगा। उसी तरीके से अगर कोई ब्रांच इंग्लैंड में है तो ये अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वहां के करेंसी के हिसाब से करेगा। और उसी तरीके से अगर कोई ब्रांच अगर साउथ अफ्रीका में है तो ये अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वहां के करेंसी के हिसाब से करेगा। तो जो भी करेंसी यूएसए में चलेगा, यूएसए वाला ब्रांच वो करेंसी से ट्रांजैक्शन करेगा। जो भी करेंसी इंग्लैंड में चलेगा, ये ब्रांच वो करेंसी से ट्रांजैक्शन करेगा। और जो भी ब्रांच साउथ अफ्रीका में चलेगा तो ये ब्रांच उस करेंसी के हिसाब से अपना ट्रांजैक्शन करेगा। अब जितने भी ब्रांचेस होते हैं साल भर ट्रांजैक्शन करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, एसेट खरीदते हैं, एसेट बेचते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं एसेट के ऊपर। तो ये सब काम ब्रांचेस करते हैं। साल भर जब खत्म हो जाता है, ईयर के एंड पे हर ब्रांच का ये ड्यूटी होगा कि जो भी इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन, तो उसका क्या पास होता है, जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री से वो चीज जाता है लेजर में, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट्स। जिस फाइनल अकाउंट्स में तीन चीज बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। तो अब जैसे मान लो हम एक ही यहां पे ब्रांच लेते हैं यूएसए में, मान लो XYZ लिमिटेड का जो हेड ऑफिस इंडिया में है और इसका एक ब्रांच है यूएसए में। अब यूएसए वाला ब्रांच कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, बाइंग एंड सेलिंग जो भी ट्रांजैक्शन करे वो किस में करेगा, डॉलर में। तो इसका हर ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री किस में आएगा, डॉलर में। फिर जर्नल एंट्री अगर डॉलर में है तो जब वो लेजर में जाएगा वो भी किस में जाएगा, डॉलर में। फिर लेजर में से जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा वो भी किस में जाएगा, डॉलर में। और उनका जो फाइनल अकाउंट बनेगा वो भी किस में बनेगा, तुम्हारा डॉलर में। लेकिन हेड ऑफिस क्या बोलता है ब्रांचेस को कि तुम अपना ट्रायल बैलेंस बनाओ और ट्रायल बैलेंस बना के हमको दे दो, ट्रायल बैलेंस बना के तुम हमको दे दो। तो जैसे यूएसए ब्रांच है, ये अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा, मतलब पहले जर्नल एंट्री पास करेगा ट्रांजैक्शन का, फिर लेजर में पास करेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएगा, और ट्रायल बैलेंस बना के ये जो ब्रांच है किसको दे देगा, इंडिया में जो हेड ऑफिस है वहां पे। उसी तरीके से जो इंग्लैंड में ब्रांच है वो भी अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा, पहले जर्नल एंट्री पास करेगा ट्रांजैक्शन का, फिर लेजर में पोस्ट करेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएगा, और वो ट्रायल बैलेंस उठा के किसको दे देगा, हेड ऑफिस को। उसी तरीके से जो साउथ अफ्रीका में ब्रांच है ये भी अपना पूरा काम करेगा, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस उठा के किसको दे देगा, हेड ऑफिस को। तो हर ब्रांच का ये ड्यूटी होता है कि साल भर वो जो भी ट्रांजैक्शन करे और ट्रांजैक्शन करने के बाद जो उनका ट्रायल बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस उठा के किसको देने का, हेड ऑफिस को। क्यों हेड ऑफिस को, वो जो बोलेगा सुनना पड़ेगा। जैसे कोई फैमिली है तो फैमिली के अंदर फादर है, उसके 3 बच्चे हैं, और फादर जो बोलेगा तीनों बच्चों को वही करना है, तीनों बच्चे कहीं पे भी कमाए, लेकिन वो पैसा लाके मान लो कि फादर के हाथ में देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही रूल है कि हेड ऑफिस के पास समझ लो 3-3 ब्रांचेस है, तो तीनों ब्रांच साल भर कुछ भी करे उससे हेड ऑफिस को मतलब नहीं है। लेकिन हेड ऑफिस क्या बोलता है, ईयर के एंड पे जो ट्रायल बैलेंस होगा वो तुम लाके हमको दो। क्यों लाके हमको दो, क्योंकि पूरा हिसाब किताब किसको रखना होता है, हेड ऑफिस को। अरे ब्रांचेस तो और बढ़ेंगे, 3 है, 3 से 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इनके आपस में जैसे यूएसए इंग्लैंड दोनों में ब्रांच है, यूएसए में एक ब्रांच है, इंग्लैंड में एक ब्रांच है। तो यूएसए वाला इंग्लैंड को कुछ नहीं ऐसा देगा ट्रायल बैलेंस, ये सब ना इंग्लैंड वाला अपना ट्रायल बैलेंस यूएसए को देगा। क्यों, क्योंकि वो सब एक ही लेवल के है, सब ब्रांचेस है। लेकिन जो भी ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा या जो भी बुक्स मेंटेन करेगा वो किसको दे देगा, हेड ऑफिस को। ठीक है, तो जब ब्रांचेस अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये जो यूएसए ब्रांच है इसका ट्रायल बैलेंस किस में होगा, डॉलर में, और होगा क्या, डॉलर में।
और ये जो ट्रायल बैलेंस डॉलर में होगा वो ट्रायल बैलेंस ये किसको देगा? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस कहां पे? इंडिया में। तो जब हेड ऑफिस इंडिया में है तो इंडिया में कौन सा करेंसी चलता है? रुपीस। इंडिया में डॉलर चलता है क्या? नहीं। तो जब अपना यूएसए ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को देगा तो हेड ऑफिस क्या करेगा? पहले ये जो डॉलर है ये डॉलर को कन्वर्ट करेगा रुपीस में। मतलब जो यूएसए ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होगा डॉलर में, उस ट्रायल बैलेंस को ये हेड ऑफिस किसमें कन्वर्ट करेगा? रुपीस में। तो इसी कन्वर्ट करने को बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। जैसे मान लो इंग्लैंड में कोई ब्रांच है तो वो तो वहां के करेंसी के हिसाब से बनाएगा ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस बना के किसको देगा? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस क्या करेगा? वो जो वहां का करेंसी है यूरो, उस यूरो को चेंज करेगा रुपीस में, अपने रुपीस में ट्रायल बैलेंस बनाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के बाद वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, बनाएगा पीएनएल अकाउंट और फिर बनाएगा बैलेंस शीट। तो यही पूरा टॉपिक है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। तो देखो ये तो हुआ एक केस। कभी कभी ये भी होता है कि जो हेड ऑफिस है वो मान लो यूएसए में, हम मान देते हैं यहीं पे कि ये जो हेड ऑफिस है इंडिया में नहीं है, हेड ऑफिस मान लो यूएसए में है। यूएसए में क्या चलता है? रुपीस चलता है कि डॉलर चलता है? डॉलर। अरे चलता है डॉलर। तो हेड ऑफिस कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा अगर यूएसए में है, ठीक है, यूएसए कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है, मान लो यूएसए कंपनी है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो किसमें करेगा? डॉलर में करेगा। अब मान लो उसका एक ब्रांच जो है वो ब्रांच है इंडिया में, ठीक है, उसका एक ब्रांच इंडिया में है और इंडिया ब्रांच जो भी ट्रांजैक्शन करेगा तो यहाँ पे कौन सा करेंसी है? रुपीस में। अरे है कि नहीं? रुपीस में। तो मान लेते हैं कोई यूएसए का कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कहां पे? यूएसए में। उसका 3 ब्रांच है, एक इंडिया में है, एक इंग्लैंड में है, एक साउथ अफ्रीका में है। इंडिया वाला ब्रांच रुपीस में ट्रांजैक्शन करेगा, इंग्लैंड वाला ब्रांच यूरो में ट्रांजैक्शन करेगा। उसी तरीके से ये जो साउथ अफ्रीका में ब्रांच है वो अपने करेंसी में ट्रांजैक्शन करेगा। तो कुछ भी करे, ये जो इंडिया में ब्रांच है ये पूरा ट्रांजैक्शन किसमें करेगा? रुपीस में, ठीक है। तो इसका ट्रायल बैलेंस भी किस में होगा? रुपीस में। लेकिन वो ट्रायल बैलेंस ये इंडिया ब्रांच किसको देगा? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस कहां पे? यूएसए में। तो जब ये रुपीस वाला ट्रायल बैलेंस इनके पास जाएगा, जब रुपीस वाला ट्रायल बैलेंस यूएसए जाएगा तो यूएसए वाला पहले क्या करेगा? ये रुपीस को कन्वर्ट करेगा डॉलर में। किसमें कन्वर्ट करेगा? डॉलर। तो हमेशा याद रखना कि एक होता है हेड ऑफिस और ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं। हर ब्रांच का काम होता है कि जो भी उनका डेटा है, जो भी उनका ट्रायल बैलेंस है वो किसके हाथ में दे? हेड ऑफिस के हाथ में। यानी जो भी ब्रांच है, एक हो, दो हो, तीन हो, जो भी ब्रांच होंगे अपना ट्रायल बैलेंस किसको देंगे? हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस क्या करता है? तो उसको कन्वर्ट करता है अपने करेंसी में। जैसे हेड ऑफिस अगर यूएसए में है तो यूएसए का करेंसी क्या है? डॉलर। और इंडिया में ब्रांच है तो ये ब्रांच है तो इसका करेंसी क्या है? रुपीस। तो ये रुपीस को कन्वर्ट करेगा डॉलर में। तो हेड ऑफिस जहां पे भी होता है वहां के हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनता है। इसी को बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है? देयर आर सेवरल कंपनी who have a head office in one country and branches in other country। बोलता है बहुत सारे ऐसे कंपनी है मार्केट के अंदर। there are several company मतलब बहुत सारे कंपनी who have a head office in one country, जिसका हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है, and branches in other country, और ब्रांचेस बहुत जगह पे होते हैं, अलग अलग जगह पे। आगे each branch maintain separate books of account। जितने भी ब्रांच होंगे, एक हो, दो हो, तीन हो, सब लोग अपना अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का मतलब इसका अलग से जर्नल एंट्री होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, इसका अलग जर्नल एंट्री होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, इसका अलग जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस होगा। तो यही बोला है ईच ब्रांच मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। सबका बुक्स ऑफ अकाउंट अलग अलग होता है। आगे if the branch is in foreign country then such branch will maintain books of account in the currency of that country। बोलता है if the branch is in foreign country, जो अपना पहला एग्जांपल था कि ब्रांच फॉरेन कंट्री में था, एक ब्रांच था यूएसए में, एक था इंग्लैंड में, एक था साउथ अफ्रीका में। तो क्या बोला है? if the branch is in foreign country then such branch will maintain books of account in the currency of that country। मतलब ब्रांच जो भी कंट्री में होगा, इंग्लैंड में होगा तो वहां के करेंसी के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा। वही ब्रांच अगर इंडिया में होगा तो वहां के करेंसी के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा। वही ब्रांच अगर यूएसए में होगा तो यूएसए के करेंसी जो डॉलर है उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा। और आगे बोला है when the foreign branch will submit the books of account to head office then the head office will convert branch books of account into the currency where head office is located। तो मैंने तुमको क्या बताया? ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं लेकिन वो किसको सबमिट करते हैं? हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस सबसे पहला काम क्या करता है? कन्वर्ट करता है।
मतलब ब्रांच का जो भी करेंसी होगा हेड ऑफिस उसको अपने करेंसी में कन्वर्ट करेगा। मान लो ब्रांच इंडिया में क्या चलता है रुपीस और हेड ऑफिस है यूएसए में, तो जब ये ब्रांच इंडिया वाला ब्रांच अपना रुपीस वाला ट्रायल बैलेंस यूएसए को देगा तो यूएसए रुपीस को किसमें कन्वर्ट करेगा, डॉलर में। और उल्टा भी हमने केस देखा, मान लो तुम्हारा हेड ऑफिस इंडिया में है, इंडिया में क्या चलता है रुपीस, और मान लो तुम्हारा ब्रांच इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड वाला जब अपना ट्रायल बैलेंस देगा तो इंग्लैंड वाला यूरो में देगा, इंडिया वाला क्या करेगा, उस यूरो को कन्वर्ट करेगा किसमें, यूरो को कन्वर्ट करेगा रुपीस में। तो यही बोला है when the foreign branch will submit the books of account, ब्रांच को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करना होता है किसको, हेड ऑफिस को। then the head office क्या करता है, will convert branch books of account into the currency where the head office is located। तो ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट किसको देगा, हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस क्या करेगा, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को कन्वर्ट करेगा अपने करेंसी में। अपने करेंसी मतलब जहां पे वो है, मतलब जहां पे उसका हेड ऑफिस है। तो ये हुआ तुम्हारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद है रूल्स फॉर कन्वर्जन। तो ये बताते हैं कि रूल्स फॉर कन्वर्जन क्या है। चलो नेक्स्ट है रूल्स फॉर कन्वर्जन। ट्रायल बैलेंस में अलग अलग चीजें मिलती है। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि जो अपना हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस वो मान लेते हैं इंडिया में, ठीक है। जो अपना ब्रांच है, एक ही ब्रांच लेते हैं, मान लो कि यूएसए में, ठीक है। तो यूएसए वाला अपना बुक्स ऑफ अकाउंट किसको देगा, इंडिया वाले हेड ऑफिस को। यूएसए में जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है, जो ट्रायल बैलेंस बनता है, तो देखो यूएसए में ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, यूएसए का जो ब्रांच होगा उसका ट्रायल बैलेंस ऐसे बनेगा कि उसमें 3 कॉलम्स होंगे। एक होगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, और ये होगा डॉलर में। क्यों होगा डॉलर में, अरे यूएसए में अगर ब्रांच है डॉलर में बनेगा कि नहीं, डॉलर में। और इसमें अलग अलग चीजें रिकॉर्ड होगा, जैसे कभी यहां पे तुमको दिखेगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कभी तुमको दिखेगा सेल्स, कभी तुमको दिखेगा परचेज, कभी यहां पे दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद कभी यहां पे दिख सकता है डेप्रिसिएशन, कभी यहां पे कोई एसेट का नाम दिखेगा, फर्नीचर, ठीक है, या दिख सकता है कंप्यूटर। तो ये सब चीज नॉर्मली हमको यहां पे दिखता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ये ट्रायल बैलेंस किस पे होगा, डॉलर में। क्यों डॉलर में होगा, क्योंकि ब्रांच कहां पे, यूएसए में। यही ब्रांच अगर यूएसए की जगह इंग्लैंड में होता, कहां पे होता, इंग्लैंड में, तो ये डॉलर की जगह पे क्या लगता, यूरो लगता। अब जब ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा तो ट्रायल बैलेंस बना के किसको देगा, हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस कहां पे है, इंडिया में। इंडिया में डॉलर चलता है क्या, नहीं, इंडिया में क्या चलता है, रुपीस। तो जैसे ही ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को देगा तो हेड ऑफिस बनाएगा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब ये कि जब ये जो ब्रांच ऑफिस है, जब ब्रांच ऑफिस अपना ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को देगा तो हेड ऑफिस उसको क्या करेगा, जो यूएसए में क्या चलता है, तो डॉलर, तो डॉलर में उन्होंने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया ब्रांच में, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ये डॉलर को कन्वर्ट करेगा रुपीस में। तो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या क्या कॉलम्स बनेंगे, तो हम देखते हैं। पहला कॉलम तो तुम्हारा होगा पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद बाकी का 2 कॉलम होगा डेबिट का और क्रेडिट का। ये डेबिट और क्रेडिट तुम्हारा यही होगा डॉलर में, ठीक है। फिर एक कॉलम बनेगा, ये कॉलम को बोलेंगे एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक्सचेंज रेट मतलब जो रेट से अपने को कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड का मतलब कन्वर्ट करना। और फिर हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का, और ये बनेगा तुम्हारा रुपीस में। तो मान लो कि ये जो यूएसए का ब्रांच है, इसने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ट्रायल बैलेंस में उसका ओपनिंग स्टॉक का मान लो कि 500, ठीक है, क्रेडिट साइड में डैश। अब मान लो कि हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो यहां भी पर्टिकुलर्स में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में 500 था तो यहां भी डेबिट में 500 लिखेंगे, क्रेडिट यहां डैश तो यहां पे भी डैश। अब होगा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब ये 500 डॉलर है, हमको डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीस में।
जब भी डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा तो वहां पे करने का मल्टीप्लिकेशन। या मान लो ये यूरो में होता तो यूरो को भी अगर हमको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा तो वहां पे होगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या कि उस दिन डॉलर का वैल्यू कितना था। डॉलर का वैल्यू कभी 60 होता है, कभी 70 होगा, कभी 75 होगा, कभी 65 होगा। तो मान लेते हैं कि उस दिन डॉलर का वैल्यू था 60, तो एक्सचेंज रेट में 60 लिखेंगे। अब हमको डॉलर से रुपीस पे जाना है, तो डॉलर से रुपीस पे जाने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो ये 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 500 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 500 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमको मिलेगा यहाँ पे 3000 डेबिट साइड पे, 30,000 डेबिट साइड पे। उसी तरीके से मान लो सेल्स है, तो सेल्स मान लेते हैं हम यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो सेल्स 100 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 100 क्योंकि डेबिट साइड पे डैश है। फिर से एक्सचेंज रेट, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट था 65 कि 65 रुपीस एक्सचेंज रेट था। तो 65 एक्सचेंज रेट था, तो अब हमको डॉलर से किस पे जाना है, रुपीस पे। डॉलर से रुपीस पे जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 65 करेंगे तो 6500 आएगा कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो ये होता है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस जो यूएसए में था ब्रांच, तो यूएसए में ब्रांच था, ब्रांच में ट्रायल बैलेंस किसको दिया, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहां पे, इंडिया में। तो यूएसए में ब्रांच था, उसने किसमें बनाया, डॉलर में बनाया ट्रायल बैलेंस। डॉलर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में। क्यों रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हेड ऑफिस कहां पे, इंडिया में है। तो हेड ऑफिस इंडिया में है, तो इंडिया में क्या चलता है, रुपीस। और जब डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब भी अपना जो ब्रांच है यूएसए में अपना ट्रायल बैलेंस किसको देगा, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ये ट्रायल बैलेंस का बनाएगा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब ये डॉलर को कन्वर्ट करेगा रुपीस में, ठीक है। तो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कैसे करेगा, मल्टीप्लाई करके। जो भी डॉलर था, तो जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना, $500 था, एक्सचेंज रेट था 60, तो उसको मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ डेबिट साइड पे 30,000, ये डेबिट में तो ये भी डेबिट में, ठीक है। एंड में जाके जो भी ट्रायल बैलेंस होगा यूएसए का, वो पूरा का पूरा इंडिया हेड ऑफिस अपने जैसा रुपीस में कन्वर्ट करेगा। मतलब यूएसए ने ट्रायल बैलेंस डॉलर में बनाया था पूरा, तो इंडिया क्या करेगा, पूरा रुपीस में बनाएगा। और लास्ट में हमको खाली 3 कॉलम काम में आएंगे। वो 3 कॉलम क्या होगा, एक पर्टिकुलर्स का, एक ये डेबिट रुपीस और एक क्रेडिट रुपीस। और उसके बाद बनेगा इनका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और ये तीनों किसमें बनेगा, रुपीस में। क्यों रुपीस में, क्योंकि हमने कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। ये क्वेश्चन में दिया होगा, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होगा। हमको ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना होगा किसमें, अगर डॉलर में होगा तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में। चलो अब मान लो कि ये जो ब्रांच था ये इंडिया में था, ठीक है, और हेड ऑफिस था यूएसए में, ठीक है। हेड ऑफिस यूएसए में था, अब इंडिया में ब्रांच था, ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, तो ये किस में होगा, रुपीस में होगा ना, रुपीस में, बराबर रुपीस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच कहां पे, इंडिया में है। अब जो इंडिया ने ट्रायल बैलेंस बनाया वो किसको देगा, यूएसए को। यूएसए में रुपीस चलता है क्या, नहीं, वहां क्या चलता है, डॉलर। तो ये अपना बनाएगा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, डेबिट यहाँ पे क्या होगा, रुपीस, क्रेडिट भी यहाँ पे क्या होगा, रुपीस। एक्सचेंज रेट ऐसे रहेगा। अब रुपीस से, रुपीस तो इंडिया ब्रांच का हो गया, हेड ऑफिस जहां कहां पे, यूएसए, वहां पे क्या चलता है, डॉलर। तो रुपीस से किस में कन्वर्ट करना होगा, डॉलर में। तो डेबिट डॉलर और क्रेडिट डॉलर, ठीक है। जब हमको डॉलर से रुपीस पे आना था, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब हमको रुपीस से किस पे जाना है, डॉलर पे। अरे रुपीस में अपना ट्रायल बैलेंस है, अपने को किस पे जाना है, डॉलर पे। तो यहाँ पे यूज होगा डिवीजन। क्या यूज होगा, डिवीजन। तो हम मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है हम वही लेके चलते हैं, ओपनिंग स्टॉक 500 है, एक्सचेंज रेट मान के चलते हैं 50, ठीक है। तो ये 500 रुपीस में है, अपने को किस में जाने का, डॉलर में। तो रुपीस से डॉलर में जाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 500 डिवाइड बाय 50, 500 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो कितना होगा, 10, वैल्यू हो गया $10, ठीक है। तो ऐसे बनता है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर ये रुपीस में होगा और अपने को डॉलर में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड।
और अगर ये डॉलर में होगा और अपने को रुपीस में जाना है, जो हमने पहले देखा डॉलर से रुपीस पे जाना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस हमको आंसर में बनाना होता है। कितने कॉलम होते हैं? पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट में क्या, जो क्वेश्चन में होगा, रुपीस में होगा तो रुपीस में, डॉलर में होगा तो डॉलर में, फिर देखेंगे एक्सचेंज रेट, फिर डेबिट क्रेडिट की हमको किसमें कन्वर्ट करना है। जैसे हमारा हेड ऑफिस अभी यूएसए में था तो हमने डॉलर लिया, इंडिया में था तो हमने क्या लिया था? रुपीस। तो याद रखना रुपीस में जब करना होगा डॉलर से रुपीस में, तो क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाई। और रुपीस से डॉलर में आना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? डिवाइड। तो मैंने दोनों एग्जांपल बता दिया, पहले हमने डॉलर से रुपीस में गए थे मल्टीप्लाई करके, अभी वाले एग्जांपल में हमने रुपीस से किस पे गए? डॉलर पे। तो ये 500 रुपीस था, एक्सचेंज रेट था, तो जब हमको रुपीस से डॉलर पे जाना होता है हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो हमने वही किया, 500 डिवाइड 50, तो कितना आया? 10। ठीक है। उसके बाद ना जब ये कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट, तो यहां पे ना लास्ट में जब टोटल करते हैं तो कभी कभी टोटल में डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहां पे आया 10,000, यहां पे आया 9,500, ठीक है, जो भी है डॉलर में रुपीस में वो डिफरेंस है। तो यहां 10 है, यहां 9,500 है। ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होना चाहिए, कभी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे यहां पे है तो ये टैली है, तो ये भी टैली होना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर यहां 10 है, यहां 9,500 है, तो यहाँ पे बैलेंस आ गया 500 का, आया कि नहीं? बैलेंस 500 का आ गया, 500 का बैलेंस। तो ये बैलेंस हो गया क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड पे है बैलेंस। और कभी कभी ऐसा ही बैलेंस डेबिट साइड पे भी आ जाता है। मान लो ये 11,000 है और ये 10,000 है, तो क्रेडिट साइड 11,000, डेबिट साइड 10,000, कितना कम पड़ रहा है डेबिट साइड पे? 1,000। तो ऐसे केस में डिफरेंस आ गया डेबिट साइड पे। तो ये होता है जब हम कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कभी डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, कभी डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे। तो इसको क्या करने का, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूं कि अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने अब तक क्या देखा? इंट्रोडक्शन, कि बहुत सारे कंपनी जिसका हेड ऑफिस वन कंट्री में होता है, ब्रांच ऑफिस अदर कंट्री में। यहाँ पे लिखा था देयर आर सेवरल कंपनी हु हैव अ हेड ऑफिस इन वन कंट्री एंड अ ब्रांचेस इन अदर कंट्री। Each branch maintains separate books of account. हर ब्रांच अपना books of account अलग-अलग बनाता है. If the branch is in foreign country, then such branch will maintain books of account in the currency of that country. अगर ब्रांच फॉरेन कंट्री में है, इंडियन हेड ऑफिस है, ब्रांच है यूएसए में, तो डॉलर में बनाएगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और आगे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बना के ब्रांच किसको देता है? हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस उसको कन्वर्ट करता है अपने करेंसी में। जैसे ब्रांच था यूएसए में, हेड ऑफिस था इंडिया में, तो यूएसए वाला इंडिया को देगा, इंडिया वाला क्या करेगा? रुपीस में उसको कन्वर्ट करेगा। तो बोला है when the foreign branch will submit the books of account to head office, then the head office will convert branch books of account into currency where the head office is located. तो जब ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करेगा हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस क्या करेगा? अपने करेंसी के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट को कन्वर्ट करेगा। उसी को बोलते हैं कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। जहां पे कितना कॉलम बनता है? 5। पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा। एक्सचेंज रेट, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। डेबिट क्रेडिट, ये अपने को फाइंड करना है। तो डॉलर से रुपीस में जाना है तो मल्टीप्लाई, या यूरो से रुपीस में जाना है तो मल्टीप्लाई, और अगर रुपीस से डॉलर या रुपीस से यूरो में जाना है तो क्या यूज करेंगे? डिवीजन। ठीक है। अब ये जो एक्सचेंज रेट है, यहाँ पे देखो क्या क्या मिल सकता है ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक, कभी मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, कभी मिलेगा सेल्स, कभी मिलेगा परचेज, कभी मिलेगा डेप्रिसिएशन, कभी एसेट का नाम मिलेगा। तो हम कौन कौन से रेट से किसको कन्वर्ट करेंगे वो अब हमको यहाँ पे पढ़ना है। रूल्स फॉर कन्वर्जन। जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है तो कौन सा रेट लेंगे, सेल्स है तो कौन सा रेट लेंगे, ये सब देखना है। तो सबसे पहला फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब कभी कंप्यूटर मिल गया, फर्नीचर मिल गया, प्लांट एंड मशीनरी मिल गया, तो ये सब हम कौन से रेट से कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे कौन सा रेट लेंगे। तो बोला है रेट एट द टाइम दे वर एक्वायर्ड। एक्वायर का मतलब होता है परचेस, मतलब जब हमने फिक्स एसेट को खरीदा था ड्यूरिंग द ईयर, उस टाइम पे डॉलर का क्या रेट था? 50 रुपया रेट था, 60 रुपया रेट था कि 70 रेट था, वो रेट से हम कन्वर्ट करेंगे फिक्स एसेट को। तो फिक्स एसेट को कौन से रेट से कन्वर्ट करेंगे? जिस टाइम पे खरीदा वो टाइम पे क्या रेट था। अब बोलोगे सर हमको कैसे पता क्या रेट था? क्वेश्चन में दिया होगा कि जब तुमने फिक्स एसेट खरीदा तो वो टाइम पे क्या रेट चल रहा था मार्केट में। ठीक है। जो भी एक्सचेंज रेट होगा 50, 60, 70 यहाँ पे लिखेंगे एक्सचेंज रेट में। तो अगर हम डॉलर से रुपीस पे जाना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ऐसे रुपीस से डॉलर पे जाना होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड। समझ में आया? डॉलर से रुपीस पे जाना होगा तो मल्टीप्लाई, रुपीस से डॉलर पे आना होगा तो डिवाइड। लेकिन एक्सचेंज रेट में क्या क्या रेट आएगा तो वो हम देखते हैं। फिक्स एसेट होगा तो क्या रेट आएगा? जिस टाइम पे खरीदा वो रेट। फिक्स लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटीज के टाइम पे क्या रेट आएगा? ऐसे लायबिलिटीज में तुम्हारा
जो भी लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज के टाइम पे क्या रेट आएगा, तो रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट भी तुमको क्वेश्चन में देगा, ओपनिंग रेट देगा, क्लोजिंग रेट देगा, एवरेज रेट देगा, फिक्स एसेट कब खरीदा ये सब रेट देगा, ठीक है। तो अगर लायबिलिटी तुमको यहाँ पे मिलेगा तो लायबिलिटी को कौन से रेट से अपने को कन्वर्ट करना होता है, क्लोजिंग रेट से। तो क्वेश्चन में दिया होता है क्लोजिंग रेट। करंट एसेट एंड लायबिलिटी, करंट एसेट का मतलब होता है स्टॉक, डेटर, ये सब को बोलते हैं करंट एसेट। करंट लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर्स हुआ, ये सब को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट एसेट या करंट लायबिलिटी होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग रेट। तो वापस से तीनों एक बार रिवाइज करो कि फिक्स एसेट को कौन सा रेट, जिस दिन खरीदा उस दिन क्या रेट था, फिक्स लायबिलिटी को कौन सा रेट, तो क्लोजिंग रेट, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को कौन सा रेट, तो इसको भी क्लोजिंग रेट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट आइटम। नॉमिनल अकाउंट आइटम का मतलब जैसे तुम्हारा सेल्स है, परचेज है, या कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी इनकम होगा, जैसे मान लो कि सैलरी है या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है या वेजेस है, तो ये सब नॉमिनल अकाउंट्स के आइटम है। तो बोला है नॉमिनल अकाउंट आइटम एवरेज रेट ड्यूरिंग द पीरियड। अब एवरेज रेट अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं तो एवरेज रेट कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। मतलब जो क्वेश्चन में तुम्हारा ओपनिंग रेट होगा और क्वेश्चन में जो तुम्हारा क्लोजिंग रेट होगा उसको डिवाइड करोगे 2 से तो तुमको एवरेज रेट मिल जाएगा। मान लो ओपनिंग रेट था 60, क्लोजिंग रेट था 50, तो 60 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, 110 डिवाइड बाय 2 तो 55, ये तुम्हारा हो गया एवरेज रेट। तो याद रखना नॉमिनल अकाउंट के आइटम को कौन से रेट से करते हैं, एवरेज रेट से, ठीक है। तो वापस से फिक्स एसेट को कौन सा रेट, जो रेट से खरीदा था, मतलब जिस दिन खरीदा उस दिन क्या रेट था। फिक्स लायबिलिटी को कौन सा रेट, क्लोजिंग रेट। करंट एसेट एंड लायबिलिटी को कौन सा रेट, क्लोजिंग रेट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट आइटम ऐसे यहाँ पे परचेज है, यहाँ सेल्स है, तो हमने यहाँ पे सेल्स लिखा था, सेल्स यहाँ पे कितना 100 था, 100 लिख दिया, ये तो क्वेश्चन में ही था। अब एक्सचेंज रेट में सेल्स के लिए क्या लिखेंगे, तो तुम्हारा एवरेज रेट, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना होता है कि एक्सचेंज रेट में कौन कौन सा रेट लिखना। जैसे यहाँ पे फर्नीचर, तो मान लो कि मैं यहाँ पे फर्नीचर लिखता, ठीक है, मान लो फर्नीचर का यहाँ पे 50 दिया था वैल्यू, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे 50 लिखता। अब बात आता है एक्सचेंज रेट में कौन सा रेट लिखेंगे, तो फर्नीचर फिक्स एसेट है, तो फर्नीचर को हमने जिस दिन खरीदा था, क्वेश्चन में दिया होगा, उस दिन जो रेट होगा वो रेट हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई कब, अगर डॉलर से रुपीस पे आना है तो, मतलब ब्रांच होगा फॉरेन में, हेड ऑफिस होगा इंडिया में, और अगर आपको रुपीस से डॉलर पे जाना, रुपीस से डॉलर का मतलब ब्रांच इंडिया में है और हेड ऑफिस यूएसए में है या कहीं और है, तो उस केस में क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। तो समझ में आ गया नॉमिनल अकाउंट आइटम के लिए हम क्या करेंगे, तो एवरेज है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, रेट एप्लीकेबल टू फिक्स एसेट। अब फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब एसेट होते हैं, इस पे डेप्रिसिएशन निकला। डेप्रिसिएशन का मतलब जब एसेट का इस्तेमाल होता है तो हर साल उसका वैल्यू कम होता है, और जो वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो मान लो हमको यहाँ पे अगर कहीं लिखा होता कि मान लो डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन मान लो हमको यहाँ पे लिखा होता 100, तो हम भी यहाँ पे लिखते डेप्रिसिएशन 100। अब डेप्रिसिएशन 100 तो लिख दिया, अब उसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए रेट चाहिए, तो रेट कौन सा लेंगे। अब जैसे मान लो फर्नीचर का रेट हमने लिया, मान लो फर्नीचर का रेट हमने लिया 60, तो अगर ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे है तो डेप्रिसिएशन पे लेंगे 60। जैसे मान लो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का मान लो यहाँ पे 40 था, हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा 40, ठीक है। अब मान लो कंप्यूटर जब खरीदा था वो टाइम पे रेट था 50, तो अब कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई डेप्रिसिएशन आएगा तो उसका रेट हम क्या लेंगे, 50। तो यही क्लियर कट लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, कि जब फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लोगे तो जो रेट तुम फिक्स एसेट का लोगे वही रेट तुमको डेप्रिसिएशन का भी लेना है। तो ध्यान में रखना, जो रेट फिक्स एसेट का होगा वही रेट डेप्रिसिएशन का होगा। फर्नीचर का जो रेट होगा वही फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का रेट होगा। कंप्यूटर का जो रेट होगा तो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का रेट भी वही होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट। ओपनिंग स्टॉक देगा तो ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करने का, क्लोजिंग स्टॉक देगा तो क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करने का। दोनों क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट। रेमिटेंस सेंट बाय द ब्रांच, ब्रांच जो पैसा कमाता है वो भेज देता है हेड ऑफिस को, तो जितना भेजेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट का मतलब जो अमाउंट लिखा होगा वही अमाउंट हम लिखेंगे। जैसे अगर डॉलर में होगा, लिखा होगा यहाँ पे रेमिटेंस बाय ब्रांच, तो रेमिटेंस बाय ब्रांच तो लिखा होगा मान लो कि 5000 रुपीस, तो आप बोलोगे सर 5000 रुपीस है, डॉलर में कन्वर्ट करना है, कितना होगा, कौन से रेट से, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट की एवरेज रेट होता है, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा
कि सर ये 5000 को हम कौन से रेट से कन्वर्ट करें, तो तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि रेमिटेंस सेंड बाय ब्रांच, मान लो अगर रुपीस में 5000 दिया है तो वो लोग डॉलर में भी लिख के देंगे कि डॉलर में इतना होगा, ठीक है। या मान लो कि डॉलर में लिख के दिया है 100 तो रुपीस में भी लिख के देंगे कि हाँ भाई ये 10,000 होता है, तो डायरेक्ट उठा के 10,000 लिख दो। मतलब एक्सचेंज रेट में तुमको वहां पे डैश लिखना है या तुमको लिखना है एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट का मतलब क्वेश्चन में जो गिवन अमाउंट होगा वही अमाउंट तुमको उठा के लिखना है, ना तो तुमको मल्टीप्लाई करना है ना तुमको डिवाइड करना है। ऐसा 3 जगह पे तुमको करना है, रेमिटेंस सेंड बाय ब्रांच में, उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। कभी कभी जो हेड ऑफिस होता है ना वो ब्रांच को गुड्स भेजता है, तो हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो हेड ऑफिस अगर यूएसए में है तो वो तो डॉलर में भेजेगा, ब्रांच में रुपीस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कोई रेट नहीं दिया। क्या बोला है, रेट व्हेन द गुड्स आर रिसीव एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट का मतलब क्वेश्चन में दे के देगा, ठीक है। ना तो हमको मल्टीप्लाई करना है ना तो डिवाइड करना है। एक्सचेंज रेट में क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट का ये मतलब कि पहले से अमाउंट दिया, ना तो हमको मल्टीप्लाई कुछ करना है ना हमको कुछ डिवाइड करना है, खाली एक्चुअल रेट लिखना है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 5000 में यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ रेमिटेंस सेंड बाय ब्रांच, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेमिटेंस सेंड बाय ब्रांच, ठीक है। रेमिटेंस सेंड बाय ब्रांच, ये मान लो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे था 5000, अब 5000 था। अब हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर ये 5000 है तो अब हम इसको कौन से रेट से कन्वर्ट करें, ओपनिंग से, क्लोजिंग से कि एवरेज से, तो उसको कोई रेट से कन्वर्ट नहीं करना। ये 5000 अगर अपने को रुपीस में दिया होगा तो डॉलर में भी दिया होगा 100 500 जो भी हो, हमको डायरेक्ट यहाँ पे उठा के लिख देना 100 500 जो भी, ना मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है, इसी को बोलते हैं एक्चुअल रेट। उसी तरीके से गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से अगर कोई भी गुड्स मिलेगा तो उसका भी हमको रेट दे देगा, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं करना है। एंड गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कभी कभी ब्रांच भी रिटर्न करता है हेड ऑफिस को, तो इसका भी हमको एक्चुअल रेट देगा, रेट व्हेन द गुड्स आर सेंट, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, मैंने तुमको बताया था कभी डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा कभी डेबिट साइड पे आएगा, तो क्या बोला है, इफ द डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट इज ऑन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो ये डिफरेंस को कहां डालने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और अगर ये डिफरेंस क्रेडिट साइड पे है तो बोला है इफ द डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट इज ऑन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो सिंपल, डेबिट साइड पे डिफरेंस होगा तो पीएनएल डेबिट, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस होगा तो पीएनएल क्रेडिट। और लास्ट में बोला है इफ द बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट इज गिवन देन रिकॉर्ड इन नॉट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कभी कभी ब्रांच अकाउंट का बैलेंस दिया होता है ओपनिंग बैलेंस, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे सबसे टॉप पे। क्यों, मैंने तुमको बताया कि ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस किसको देगा, हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस क्या बनाएगा, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन खत्म होता है क्या, नहीं। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर डॉलर में कन्वर्ट किया है तो हमारा 3 चीज बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। और ये किसमें बनेगा, डॉलर में। अरे जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसमें बनेगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट कौन बनाता है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस का जो करेंसी होगा उसी में ये तीनों चीज बनेगा। तो ये था तुम्हारा पूरा टॉपिक फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। हेड ऑफिस और ब्रांचेस होते हैं, एक कंट्री में हेड ऑफिस होता है, ब्रांचेस अलग अलग होता है। हर ब्रांच अपना अलग अलग बुक्स बनाता है, लेकिन बुक्स बना के किसको देता है, हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस उसको क्या करता है, अपने करेंसी में कन्वर्ट करता है। जैसे इंडिया में ब्रांच था, हेड ऑफिस यूएसए में था, तो इंडिया ब्रांच रुपीस में बनाएगा, रुपीस में बना के किसको देगा, यूएसए को। यूएसए रुपीस को किसमें कन्वर्ट करेगा, डॉलर में। उसके लिए क्या बनाएगा, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ये पर्टिकुलर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। एक्सचेंज रेट का मतलब कौन से रेट से कन्वर्ट करना है, तो मैंने सबका रेट तुमको बताया अलग अलग। कि फिक्स एसेट का रेट है, जब उसने खरीदा उस दिन क्या रेट था, फिक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग रेट है, करंट एसेट एंड लायबिलिटी का क्लोजिंग रेट है, नॉमिनल अकाउंट आइटम का एवरेज रेट है, कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट का क्या रेट है, जो फिक्स एसेट का रेट होगा वही इसका रेट होगा डेप्रिसिएशन का। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट, रेमिटेंस सेंड बाय ब्रांच एक्चुअल रेट। मतलब इसका अमाउंट तुमको पहले से दिया होगा, ना कुछ मल्टीप्लाई करना है ना कुछ डिवाइड करना है। उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एंड गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसका भी एक्चुअल रेट दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर डॉलर से रुपीस में जाना है, डॉलर से रुपीस में कब जाएंगे, ब्रांच फॉरेन में है और हेड ऑफिस इंडिया में है, तो डॉलर से रुपीस पे जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और रुपीस से अगर डॉलर पे जाएंगे, मतलब रुपीस तुम्हारा ब्रांच इंडिया में है, इंडिया में ब्रांच है और हेड ऑफिस फॉरेन में है, इंडिया में ब्रांच हेड ऑफिस फॉरेन में है, तो रुपीस से डॉलर पे जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड।
और ऐसे जाके हमारा बनता है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। कभी डिफरेंस आता है डेबिट साइड पे, कभी क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड में डिफरेंस होगा तो P&L डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पे अगर डिफरेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट ऐसा लिख के। और अगर ब्रांच अकाउंट का बैलेंस दिया ओपनिंग बैलेंस तो सीधे लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट पे दिखाएंगे, ठीक है। तो कन्वर्टेड क्वेश्चन में अपने को क्या दिया होगा, ये ट्रायल ब्रांच का। तो ध्यान से देख लेना ब्रांच कहां पे है और हेड ऑफिस कहां पे है। ब्रांच इंडिया में है, हेड ऑफिस फॉरेन में है, तो हमको एक्सचेंज रेट्स को क्या करना होगा, सबको ऐसा डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमको रुपीस से किस पे जाना होगा, डॉलर पे। और अगर हमारा ये ब्रांच डॉलर में है, डॉलर में अगर क्वेश्चन में होगा तो डॉलर से किस पे है, रुपीस में। डॉलर से रुपीस में जाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और एक्सचेंज रेट पे क्या करेंगे वो मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया रूल्स फॉर कन्वर्जन। तीन जगह पे तो एक्चुअल रेट ही होगा, जो क्वेश्चन में अमाउंट है वही अमाउंट तुमको उठा के लिखना। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L बनाना, बैलेंस शीट लास्ट में टैली होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, बहुत से जगह पे काम आता है ये टॉपिक, तो प्रॉपर इसको करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक आध क्वेश्चन, उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फॉरेन करेंसी कन्वर्जन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुमको पूरा थियरी याद होना चाहिए कि क्या रेट से क्या कन्वर्ट होता है। डॉलर में होगा तो रुपीस पे कैसे जाएंगे, रुपीस के डॉलर पे कैसे जाएंगे, ठीक है, क्या फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ये जो है इसको नोट कर सकते हो, ये और ये सेक्शन तो हमारे सब एग्जांपल्स के लिए थे, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। बाकी यहाँ तक आपको करना है और ये करना है, ये नोट्स आप